आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रॉड डेथ सिचुएशन। कार्डियोलॉजी रिलेटेड सिचुएशन है जो पेशेंट्स या पर्सन हॉस्पिटल में आने से पहले ही एक्सपायर्ड हो जाते हैं, घर पे एक्सपायर्ड हो जाते हैं या रास्ते में एक्सपायर्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा सीरियस मैटर है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। मैं डॉक्टर संजय वाघानी, कार्डियोलॉजिस्ट इन सूरत। एक हॉस्पिटल है सूरत में जहाँ पे मैं प्राइमरीली वर्क करता हूँ, पीपी सवानी हार्ट इंस्टीट्यूट। उसका मैंने कुछ डाटा निकाला है कि पिछले एक साल में कितने पेशेंट्स ब्रॉड डेथ सिचुएशन में हॉस्पिटल में एंटर हुए। तो बहुत ही चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। एक साल में 180 से ऊपर, इसका मतलब है 180 से ऊपर के पेशेंट्स ब्रॉड डेथ सिचुएशन में हॉस्पिटल में एंटर हुए, जिसमें हम या मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकते। वो पर्सन्स आइदर घर पे ही एक्सपायर्ड हो गए थे या तो फिर हॉस्पिटल में आते आते रास्ते में एक्सपायर्ड हो गए थे। तो बहुत ही सीरियस मैटर है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, मेरे पास कुछ पेपर में डाटा है कि लेस देन 50 ईयर वाले उसमें से 86 से ज़्यादा लोग थे। लेस देन 50 मतलब प्रोडक्टिव एज है, लेस देन 50 मतलब उसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, और लेस देन 50 मतलब वो यंग पर्सन्स बोला जाता है। प्रोडक्टिव लाइफ है, फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, कमाई का एक ही पर्सन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पर्सन्स ब्रॉड डेथ सिचुएशन में हॉस्पिटल में जाता है जिसमें मेडिकल साइंस या इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। क्यों होता है ऐसा? कुछ एनालिसिस करते हैं, सब एनालिसिस हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एनालिसिस तो कर सकते हैं डेफिनेटली। इसमें से ज़्यादातर मोर देन 90% लोग को कभी कुछ डिजीज़ नहीं था, ऐसा वो बोलते थे। फैमिली हिस्ट्री में ऐसा बोलते थे, फैमिली वाले ऐसा बोलते थे। 10% से आसपास के लोग होते हैं जिसको पहले हार्ट अटैक आया हुआ था, पहले वाल सर्जरीज हुई थी, कुछ पहले एंजियोप्लास्टीज हुई थी, कुछ बाईपास हुआ था। 10% से लोग, मोर देन 90% लोग उसमें से कोई भी बिना डिजीज़ के लोग थे जो ब्रॉड डेथ सिचुएशन में हॉस्पिटल में आए थे। तो उसमें क्या रिस्क फैक्टर्स होता है वो हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये प्राइमरी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी टॉपिक है, इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, खास करके इंडिया में। बिकॉज इंडियन सब कंटिनेंट में हार्ट डिजीज़ का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा है, और वेस्टर्न कंपेयर टू वेस्टर्न रीजन हमारा जो हार्ट डिजीज़ है वो बहुत ही यंग एज में आ जाता है। और धीरे धीरे, मैं 10 साल से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर। 10 साल में मैंने देखा है ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है। पहले मोर देन 60 ईयर मतलब 60 के ऊपर हार्ट अटैक आता था, लेकिन अभी 30 या 40 में हार्ट अटैक आता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिसके 2-2, 3-3 साल के बच्चे होते हैं और ब्रॉड डेथ सिचुएशन में आते हैं। तो बहुत ही पिटी फील होता है, बहुत ही दुख होता है उसकी फैमिली को देख के। तो हमको जानना चाहिए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। सबसे पहले कॉमन रिस्क फैक्टर हम जान लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री। जिसके फादर को या ब्रदर को या अंकल को किसी को भी हार्ट अटैक आया हो या हार्ट का प्रॉब्लम हो, उसको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, उनको चेकअप करना पड़ेगा, उनके बॉडी में क्या क्या रिस्क फैक्टर वो देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। कोई स्मोकिंग करता है तो वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग भी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक लाने के लिए। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को हल्के में मत लीजिए। देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये डरावने वाला वीडियो नहीं है, ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन हमको जागरूक होना है, ठीक है। तो ये जो डायबिटीज़ वाले दर्दी है हमेशा अपनी तरह से बहुत ही लापरवाह रहते हैं। मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में। डायबिटीज़ में बोलते हैं कि मेरा 200 शुगर तो हमेशा रहता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। HbA1c करके 3 महीने का एवरेज शुगर है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्टली रिलेशन है हार्ट अटैक के साथ। कुछ लोग अपनी तरह से शुगर चेक करते हैं कि मेरा तो 150 या 200 ही रहता है, लेकिन HbA1c से चेक नहीं करते। तो HbA1c चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HbA1c का डायरेक्ट रिलेशन होता है हार्ट अटैक लाने से या कोई भी वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रोक पैरालिसिस होने से डायरेक्टली रिलेशन रहता है। शुगर चाहे वो कंट्रोल में आता है, लेकिन HbA1c हाई रहता है तो उसका हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक डायबिटीज़ फैक्टर हो गया, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की योग्य सलाह ले, फ्रीक्वेंटली चेकअप करते रहे कि डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने से हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पैर की नस बंद होना, सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर भी एक साइलेंट किलर होता है। ब्लड प्रेशर, किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो सिम्टम्स नहीं आना मतलब ब्लड प्रेशर उसकी बॉडी में कुछ नुकसान नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर 180, 100 या 190, 100 या 200, 100 के ऊपर रहता है, फिर भी पेशेंट्स नॉर्मल रहता है, काम करता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, उसको कुछ फील नहीं होता है। ऐसे 90% लोगों में कुछ फील नहीं होता है। लेकिन लंबे समय पे अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई रहता है
तो उनका नुकसान हार्ट, किडनी, ब्रेन, आँखों पे, सब जगह पे होता है। जब नुकसान हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं होता है। तो हम ऐसे स्टेज पे क्यों पहुँचे कि नुकसान होने के बाद वापस ना आ सके? पहले से ही उसको क्यों कंट्रोल ना करें, पहले से ही उसको प्रिवेंट क्यों ना करें? ये भी एक सोचने वाली बात है। और एक रिस्क फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आजकल के ज़माने में, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ऐसा माना जाता है कि स्मोकिंग से भी डेंजरस है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो लोगों को पता भी नहीं चलता, कब हार्ट अटैक आ जाता है पता नहीं चलता। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वेट देखते हैं, वजन उतारने की एक होड़ लगी हुई है। जैसे कि वजन कम है तो उसको हार्ट अटैक नहीं आता, एक मिथ है। वजन कम होने से हार्ट अटैक नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंदर की जो चर्बी होती है, पेरीवास्कुलर चर्बी होती है, विसरल चर्बी होती है, जो विसरा के आसपास होती है, बॉडी के अंदर की, जो बाहर से दिखती नहीं है, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। वजन 70 kg है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको हार्ट अटैक आने के जोखम बहुत ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू द 90 kg वाला पर्सन जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है। तो एक्सरसाइज बहुत मैटर करता है। सालों से हमका डाइट का कंसेप्ट चेंज आ रहा है। जैसे कि पहले हम मानते थे कि एटकिंस डाइट बेटर है, लो फैट डाइट बेटर है, ऑयल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, लो कार्बोहाइड्रेट, कीटो डाइट, बहुत सारे डाइट्स आ गए और टाइम पे चेंज होता रहता है और आगे भी चेंज होता रहेगा। डाइट का कंसेप्ट कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा है, एवर चेंजिंग कंसेप्ट है। लेकिन एक ही चीज़ ऐसा है जो हमेशा आदमी को हेल्दी रखता है, ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रखता है, वो एक्सरसाइज है। जब से ह्यूमन बीइंग एक्सिस्ट हुआ है अर्थ पे, तब से लेके आज तक और आगे भी एक्सरसाइज एक ऐसा मैटर है जो हमेशा यूजफुल है, उसमें कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं आया है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक्सरसाइज से आप ज़्यादातर लोग जो रिस्क फैक्टर वाले हैं, जैसे डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है हार्ट अटैक की, वो भी एक्सरसाइज से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आगे जाके हेल्दी रह सकते हैं। तो हमको अगर मान लो कि आपको फैमिली में किसी को हार्ट अटैक है, फैमिली में फादर को या ब्रदर को, तो आप वो अवॉइड नहीं कर सकते। वो रिस्क फैक्टर तो आपकी बॉडी में रहेगा ही रहेगा, जेनेटिक जो रिस्क फैक्टर है। लेकिन उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि आप और एक रिस्क फैक्टर ऐड ना करें। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल ना जिए, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी रिस्क फैक्टर है, दूसरा रिस्क फैक्टर ऐड नहीं कर सकते। उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है। आजकल के ज़माने में हम 100% अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबडी हैज़ स्ट्रेस। हर एक इंसान को स्ट्रेस रहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। फैमिली, इमोशनल या धंधा की तरह से कोई ना कोई तो स्ट्रेस रहता ही है। लेकिन अगर स्ट्रेस की सिचुएशन में हम योगा, मेडिटेशन का उपयोग करें तो स्ट्रेस कम कर सकते हैं और स्ट्रेस की वजह से जो हार्ट अटैक आने के चांसेस है वो हम ज़्यादातर कम कर सकते हैं। नील नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब फैक्टर की वजह से हम रिस्क फैक्टर को मान लो कि 100% अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर अवॉइड कर सकते हैं। मोर देन 90% हम सेफ रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ों करने से ये ब्रॉड डेड वाली सिचुएशन, जो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, जिसमें ह्यूमन साइंस या मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाता है, वो सिचुएशन को हमको लाना नहीं है, वो सिचुएशन में हमको जाना नहीं है। तो ये सब ब्रॉड डेड का जो टॉपिक है आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट 1 ईयर में। एक ही हॉस्पिटल में अगर इतने सारे ब्रॉड डेड आते होंगे तो बाकी की हॉस्पिटल में भी कितने ब्रॉड डेड आते होंगे, आप सोच लो। आपकी फैमिली में कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होने वाला है। काफ़ी फैमिलीज इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। तो हमको ये देखना है कि अपनी फैमिली में सब रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि नहीं है। एक और फैक्टर मेरे डिस्कशन में रह गया, वो डाइट का फैक्टर है। डाइट में भी कंसेप्ट, मैंने जैसे बोला कि कंसेप्ट तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक कॉमन कंसेप्ट जो है वो है कैलोरी कम करना। आपकी डाइट में कैलोरी कम करना बहुत ज़रूरी है। कैलोरी डज मैटर। कैलोरी जितनी ज़्यादा लोगे, खास करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि जंक फूड है, वो तो हार्मफुल है, वो कंसेप्ट में चेंज नहीं होने वाला है, वो हमेशा आपको अवॉइड करना ही है। फ्राइड आइटम्स है, वो भी अवॉइड करना है। फ्राइड आइटम्स वाला कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। फ्राइड आइटम्स अवॉइड करना है, कैलोरी कम करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि जंक फूड है वो अवॉइड करना है। और ख़ास करके हम लोगों का एक आदत बन गया अभी अर्बनाइजेशन की वजह से कि लेट डिनर करना। ये लेट डिनर भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, बिकॉज लेट डिनर से इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में आता है, उसकी वजह से डायबिटीज़ आता है, उसकी वजह से आगे हार्ट अटैक या कोई भी वास्कुलर डिजीज़ आने के चांसेस रहते हैं। तो एक हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे बाप दादा थे, वो लोग क्या करते थे, 7 बजे से पहले डिनर कर लेते थे। वो बोलते हैं ना कि सूर्योदय और सूर्यास्त वाला कंसेप्ट,
सूर्योदय से पहले नहीं खाने का और सूर्यास्त के बाद नहीं खाने का, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट था और बहुत ही यूज़फुल कंसेप्ट था। हमारे वैदिक कल्चर में सदियों से चला आ रहा था, हमारे ऋषि मुनि भी वही करते थे। उसको मॉडिफाइड इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही यूज़फुल है और आगे जाके भी यूज़फुल रहने वाला है। अभी साइंटिफिकली अगर प्रूव करना हो तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सर्काडियन रिदम ऑफ द बॉडी। तो रात का जो डिनर होता है वो लेट लेने से या रात को सिंपल कार्बोहाइड्रेट या जंक फूड खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो एक सिंपल सा डाइट का कंसेप्ट है कि रात को डिनर अर्ली कर देना और रात को जंक फूड नहीं खाने का या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करने का। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप उसको फॉलो करिए और आगे जाके हेल्दी रहिए। और ब्रॉड डेथ सिचुएशन में आपके आसपास या नियर एंड डियर रिलेटिव्स में ना हो, ये मेरी मनोकामना है। आप उस पर थोड़ा सा सोचिए। थैंक यू।